अमित शांत हो जाओ वरना मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगी और सिद्धि मैं एंकरिंग किसी भी हालत में नहीं करूंगी। विशाखा अपना फैसला सुनाकर वहां से चली गई। अमित उसे टोकते हुए बोला, अरे लेकिन मुझे तो साथ लेती जाओ। विशाखा विशाखा सुनो तो सही। अमित उसे मनाते हुए उसके पीछे चल दिया। कृतिका हंसती हुई सिद्धि के कंधे से जा लगी। दे बोथ आर वेरी फनी। एक भगाती हैं और दूसरा उसके पीछे भागता है। हाय काश कोई मेरे पीछे भी इस तरह भागे। सिद्धि अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, लोग सिंगल रहने के लिए मरते हैं और तुम्हें इस बात की चिंता है। तुम अभी तक सिंगल क्यों हो? बेतुके शौक न पालो कृतिका। ये प्यार मोहब्बत न कहानियों तक अच्छी लगती है। असल जिंदगी में जहां देखोगी वहां राम नहीं रावण दिखाई देंगे। कृतिका का मुंह खुला का खुला रह गया। उन्होंने जब स्टूडेंट्स को अंदर आते देखा तो समझ गई अगली क्लास का वक्त हो चुका है। SDS अहमदाबाद। शिव की कार एक बड़ी सी बिल्डिंग के मेन गेट पर आकर रुकी। वॉचमैन ने दरवाजा खोला तभी कहीं जाकर गाड़ियों का काफिला अंदर पहुंचा। रिजवान ने आगे बढ़कर कार का बैकडोर ओपन किया। शिव कोर्ट के बटन लगाते हुए बाहर निकला। सामने बिल्डिंग पर बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ था, शक्ति डिफेंस सिस्टम, और उसके नीचे मोटो लिखा था, अमर्जिंग पावर ऑफ सक्सेस। शिव अंदर चला आया। शिव की वेपन कंपनी एशिया के टॉप कंपनी में शामिल थी। इसके कई ब्रांचेस थे जिसमें से साउथ ईस्ट एशिया का हेड शिव खुद था। मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ईस्ट तिमोर जैसे देशों में होने वाली डील शिव से सलाह मशवरे के बिना फाइनल नहीं होती थी। शिव जब तक दरवाजे पर पहुंचा इवांश उसके इंतजार में खड़ा था। गुड मॉर्निंग सर, ये कहते हुए इवांश ने डोर ओपन किया। शिव बिना रिप्लाई किए आगे बढ़ गया। इवांश शिव का पर्सनल सेक्रेटरी था। इतना पर्सनल कि बेचारे को 24 घंटे की ड्यूटी निभानी पड़ती थी। मीटिंग कब शुरू होगी? बस 10 मिनट में सर। मैंने कॉल किया था क्लाइंट को, वो पहुंचने ही वाले हैं। और राइट, तब तक नॉर्थ एरिया में विजिट कर लेते हैं। शिव के साथ इवांश भी लिफ्ट में पहुंचा। कुछ ही देर बाद वो लोग नॉर्थ एरिया में पहुंचे। यहाँ की सिक्योरिटी काफी टाइट थी। बिना पासवर्ड के यहाँ के डोर ओपन नहीं होते थे। शिव ने अपने फिंगरप्रिंट से डोर ओपन किया। अंदर का माहौल बेहद अलग था। डिजिटल सिक्योरिटी के इंतजाम पुख्ता तरीके से किए गए थे। अंदर सिक्योरिटी फोर्स के साथ इंजीनियर्स की टीम भी मौजूद थी। शिव को देख सभी ने गुड मॉर्निंग विश किया। शिव ने भी अच्छे से उन्हें रिप्लाई की। कैसे हैं आप सब? वी आर गुड सर। काम कहाँ तक पहुँचा आप लोगों का? सर काम तो अभी जारी है। इस बार हमारा सबसे ज्यादा फोकस सेफ्टी पर रहेगा। ये हथियार सिर्फ दुश्मनों की जान लेने में ही नहीं, खुद की जान बचाने के भी काम आते हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरह की चूक न हो। शिव ने बेहद ही गर्मजोशी के साथ कहा, वेल डन, आप सभी पर मेरा पूरा भरोसा है। गवर्नमेंट को काफ़ी उम्मीदें हैं हमसे। हमें भी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरना पड़ेगा। किसी भी तरह की ज़रूरत हो आप मेरे सेक्रेटरी से कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू गाइज। श्योर सर। इवाश कॉल कट कर शिव के पास चला आया। सर, क्लाइंट आ चुके हैं, मीटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। हमें चलना चाहिए। शिव इवांश के साथ वहां से निकल गया। इधर दूसरी तरफ मंदाकिनी जी हाथों में कुछ तस्वीरें लिए देख रही थी। ज्योति ने पूछा, माँ आप क्या कर रही हैं इन तस्वीरों के साथ? किसकी हैं? वही तो देखने की कोशिश कर रही हूँ। ज्योति कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। अमर ने कहा था शिव के लिए जो रिश्ता देखा है उन्होंने लड़की की तस्वीर भेजी है। मेरा चश्मा भी कमरे में रह गया, मंदाकिनी जी ने कहा। ज्योति ने सर्वेंट को आवाज लगाई, गीता जाओ माँ के कमरे से उनका चश्मा ले आओ। गीता के जाते ही ज्योति मंदाकिनी जी के पास चली आई। उसने उनके हाथों से तस्वीर ली तो मंदाकिनी जी बोली, इतनी सारी तस्वीरें भेजी हैं, इनमें से किस लड़की का रिश्ता आया है कैसे पता चलेगा? माँ इसमें पता क्या करना है, ये सारी तस्वीरें एक ही लड़की की हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, देखने के लिए एक तस्वीर ही काफ़ी थी, इतनी सारी तस्वीरें भेजने की क्या ज़रूरत थी? मैडम आपका चश्मा। गीता ने मंदाकिनी जी को उनका चश्मा लाकर दिया। चश्मा पहनने के बाद ही मंदाकिनी जी को चीज़ें ठीक से दिखाई दी। वो आश्चर्य होकर बोली, बात तो तुम्हारी ठीक है। वैसे भी कल हम लड़की को उसके घर देखने जा रहे हैं।
इतनी सब तस्वीरें भेजने की क्या जरूरत थी? किसके लिए लड़की पसंद की जा रही है, जरा मुझे भी तो कोई पसंद आए। ये कहते हुए नंदिता मंदाकिनी जी के पास आकर बैठ गई। मंदाकिनी जी हमेशा उसके रवैये से परेशान रहती थी। तस्वीर कहीं भागी नहीं जा रही है। नंदिता आराम से। माँ आराम तो मैं अभी अभी करके आई हूँ। आप पहले ये बताए किसकी तस्वीरें हैं? इतनी सारी तस्वीरें नहीं भाभी, एक ही लड़की की इतनी सारी तस्वीरें हैं। हमारे शिव के लिए रिश्ता है, कल लड़की के घर जाना है। ज्योति ने नंदिता की ओर तस्वीर बाते हुए कहा। आप लोगों ने मेरे शिव को तस्वीर दिखाई, उसे भी तो लड़की पसंद आनी चाहिए, आखिर उसकी जिंदगी का सवाल है। कोई उससे ये हक थोड़ी न छीन रहा है। नंदिता, अमर ने दिखाई होगी, बस तुम उसके नखरे संभाल लेना। कल हम लोग लड़की देखने जा रहे हैं, बस तुम उसे ये समझा देना किसी भी तरह का कोई बहाना न बनाए। मेरा बेटा क्यों बहाना बनाएगा? माँ अपना हमेशा उसे गलत ही समझती है। उसकी दादी हूँ नंदिता, बहुत अच्छे से उसे पहचानती हूँ। माँ का फर्ज निभाओ और ये जो एक्टिंग है न अपने बेटे के सामने करना। मंदाकिनी जी की बातें सुनकर नंदिता से वहाँ रहा नहीं गई। वो बहाना बनाते हुए बोला, आज तो हेयर स्टाइलिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट थी, वक्त भी हो गया है, मैं निकलती हूँ। मंदाकिनी जी और ज्योति उनके जाते ही एक साथ हंस पड़ी। कोई समझाए, इसे दादी बनने की उम्र है, थोड़ी जिम्मेदारियां ही निभा ले। अब तो बस महादेव ही मालिक है, कोई पार्वती स्वरूप ही इस घर में आए। चिंता क्यों करती हैं माँ, हमारे शिव के लिए कोई ना कोई गौरी जरूर बनी होगी, भगवान करे ऐसा ही हो। मंदाकिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। इधर शिव की मीटिंग लगभग खत्म होने पर आ चुकी थी। इवांश ने उनके आगे फाइल बढ़ाते हुए कहा, डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई हो चुके हैं, आप लोग एक बार और देखना चाहते हैं तो देख लीजिए। सामने बैठे शख्स ने अपनी जेब से पेन निकालते हुए कहा, डॉक्यूमेंट्स मैं पहले ही पढ़ चुका हूँ, पापा को ये डील करनी है इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। ये कहते हुए उस आदमी ने फाइल पर सिग्नेचर किए। मीटिंग रूम का दरवाजा खुला और इवांश क्लाइंट को बाहर तक छोड़ने गया। दरवाजा एक बार फिर खुला। शिव ने चेहरा उठाकर देखा। दरवाजे पर खड़े शख्स को देख शिव मुस्कुरा दिया। तेजस, मीटिंग कैसी रही बिग ब्रो? अच्छी रही, डील भी साइन हो गई, वो तो होनी ही थी। आजकल मैं तुम्हारी पब्लिसिटी माउथ टू माउथ जो कर रहा हूँ। शिव को तेजस के पीछे से ये आवाज आई। एक आदमी अपने दोनों हाथ पैंट की पॉकेट में डालकर दरवाजे से टिककर खड़ा था। शिव बोला, मिस्टर दक्ष वालिया को जब से उसके डैड ने रियासत से बाहर निकाला है, वो यहाँ वहाँ फ्री की पब्लिसिटी करते फिर रहे हैं। दक्ष ने अपनी आंखें छोटी की और अंदर चला आया। तुझ जैसा दोस्त ऊपर वाला दुश्मन को भी न दे, मून पर बेइज्जती करता है। दोस्त हूँ इसलिए मून पर बेइज्जती कर रहा हूँ, दुश्मन होता तो पीठ पर वार करता। शिव ने कहा तो तेजस बोला, इस बात में तो पॉइंट है। शट अप, अब दोनों भाई मिलकर मेरा मजाक मत उड़ाना। मेरे डैड ने मुझे किसी रियासत से नहीं निकाला। वो बात अलग है कि गुस्सा आने पर सिर्फ एक ही डायलॉग मारते हैं, निकल जाओ मेरे घर से। देखना 10-15 दिन बीतेंगे तो खुद मुझे ढूंढते हुए चले आएंगे। शिव मून पर हाथ रख बस उसे एकटक देख रहा था, उसने कुछ रिएक्ट नहीं किया। दक्ष आगे बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम लोगों को यकीन नहीं हुआ मेरी बातों पर? बड़ी ही कोई बात नहीं है ब्रो, हम लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, तेजस ने जवाब दिया। दक्ष शिव को देखते हुए बोला, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि सुनने में आया है कल रात इसने फिर कोई तमाशा किया। शिव अपनी चेयर से उठते हुए बोला, कल से लेकर अब तक 50 बार ये लाइन सुन चुका हूँ, दोबारा नहीं। मैं जानता हूँ इस मामले पर तू पूरी रिसर्च करके आया होगा। और राइट, नहीं बात करते इस मुद्दे पर, एक्चुअली एक नई डील को लेकर कुछ डिस्कशन करना था। दक्ष कह ही रहा था तभी तेजस के फोन की बेल बजी। तेजस कॉल रिसीव करते हुए साइड में चला गया। दक्ष ने एक बार फिर से अपनी बात शुरू की, कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो क्लियर नहीं हो रहे, मैं चाहता हूँ तुम एक बार उसे पढ़ो। और एक बार फिर तेजस ने उन दोनों को डिस्टर्ब किया। सॉरी ब्रो, शर्मा जी का कॉल था, मुझे जाना होगा, आप लोग कंटिन्यू कीजिए। तेजस वहां से जा चुका था। दक्ष कुछ कहता उससे पहले शिव बोला, फाइल भेज देना, पढ़ लूंगा, लेकिन तभी भेजना जब वो अर्जेंट ना हो। अगर जल्दबाजी वाला काम है तो मुझे उससे दूर ही रखो।
नहीं नहीं, कोई जल्दबाजी वाला काम नहीं है, भिजवा दूंगा। तूने मेरी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी। थैंक्स यार, दोबारा कहा ना तो जान ले लूंगा। शिव की धमकी सुन दक्ष हंसने लगा। शाम का वक्त, राव विला। लावण्या नौकरों को कुछ काम समझा रही थी। नर्मदा जी अभी अभी अपने कमरे से बाहर निकली थी। सामने से उन्हें कृतिका आती हुई नजर आई। नर्मदा जी ने पूछा, सिद्धि को कहाँ छोड़ दिया तुमने? अपने घर गई है, उसने कहा है बस थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं काफी थक गई हूँ, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। चाची प्लीज किसी को कहकर मेरे लिए एक कप चाय बनवा दीजिए, कृतिका ने कहा तो लावण्या मुस्कुराकर बोली, तुम कमरे में जाओ, मैं भिजवाती हूँ। कृतिका मुस्कुराती हुई ऊपर चली गई। लावण्या किचन में चली आई। कविता, कृतिका के लिए चाय रेडी कर उसके कमरे में दे आओ। एक तो ये लड़की भी न अपने वक्त से आना जाना लगा रखा है। भाभी को ही सारी चैरिटी करने का शौक चढ़ा है। लावण्या अपने आप में ही बड़बड़ाती हुई वहां से चली गई। सीता कविता के पास चली आई। ये हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहती हैं? सिद्धि दीदी ने ऐसा भी क्या बिगाड़ दिया जो ये अक्सर उन्हें भला बुरा कहती रहती हैं? मुझे तो लगता है ये इनकी पैदाइशी आदत है। सिद्धि दीदी की तो बात ही कुछ और है। सबसे अलग उनके सामने ऊंच नीच का कोई फर्क महसूस नहीं होता। वो तो सबको अपना बनाकर चलती हैं। कविता की इस बात पर सीता ने भी सहमति जताई। सिद्धि अपने घर पहुंच चुकी थी। सोमनाथ जी इस वक्त लॉन में बैठे थे। शाम का वक्त था और बाहर वादियों का खूबसूरत सा मौसम। सिद्धि ने अपना बैग चेयर पर रखा और उनकी व्हील चेयर के पास आकर घुटनों के बल नीचे बैठ गई। क्या देख रहे हैं पापा आप? उन ऊंचे पहाड़ों को। सदियां गुजर जाती हैं, ये धूप बरसात सब कुछ झेलते हैं, फिर भी डटकर खड़े रहते हैं। अगर हिम्मत की बात की जाओ तो इनसे इंसान को सीख लेनी चाहिए। पता है, जब लेह में मेरी पोस्टिंग थी, रात की ड्यूटी लगी थी, उस समय और भी ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता था। ये पहाड़ उस समय बहुत डराते थे और सुबह होते ही इनकी खूबसूरती बयान नहीं की जा सकती थी। सोमनाथ जी बीते दिनों के किस्से लेकर बैठ गए। सिद्धि मुस्कुराकर बोली, ओ तो आपको बीते दिनों को बहुत मिस कर रहे हैं। कैसे मिस नहीं करूंगा, जब भी मौका मिलता था हमारी पूरी बटालियन मस्ती करती थी। खत किसी की भी आए इंतजार सभी को रहता था। जो हंसता था हम भी उसके साथ हंसते थे, जो रोता था उसके साथ दो चार आंसू हम भी बहा लिया करते। शाम होते ही दौड़ लगाते और सोमनाथ जी की नजरें अपने पैरों पर गई तो वो कहते कहते रुक गए। सिद्धि उनकी आंखों को अच्छे से पढ़ सकती थी। उसने सोमनाथ जी के साथ पर हाथ रखा। आप फिक्र क्यों करते हैं पापा? देख लीजिएगा, एक दिन आप फिर ही अपने पैरों पर खड़े होंगे, चलेंगे भी और दौड़ेंगे भी। नहीं बेटा, मुझे इन चीजों की कोई आस नहीं है। रही बात चलने की तो मैं तुम्हारे कदमों से चल रहा हूँ। मुझे फक्र है, मेरी इस बेटी ने घर की पूरी जिम्मेदारी को संभालकर मेरा सीना गर्व से ऊंचा किया है। कहने वालों ने बहुत कहा, दो बेटियां हैं क्या ही कर लोगे। मैंने भी साफ कहा उन लोगों से, दो बेटियां हैं मेरी, मुझसे बड़ा दौलत वाला कोई हो तो बताओ। सिद्धि उनकी बातें सुन मुस्कुरा दी। अच्छा लगता था उसे अपने पापा के साथ समय बिताना। माहिरा कमरे में टहलते हुए फोन पर बात कर रही थी। यार तूने बिल्कुल सही कहा, लेटेस्ट वर्जन भी है और वीडियो क्वालिटी इसकी पूछो ही मत। फ्रंट और बैक कैमरा दोनों बहुत अच्छा है। मन तो कर रहा है अभी दो चार सेल्फियां ले लूं। और माहिरा इससे आगे कुछ कह नहीं पाई। उसने मुड़कर देखा। सिद्धि ने उसका फोन छीनकर कॉल कट किया और बिस्तर पर फेंकते हुए बोली, कुछ ही दिनों में तुम्हारे टेस्ट शुरू हो रहे हैं और ये तैयारियां चल रही हैं तुम्हारी। दी, ये कौन सा तरीका हुआ कॉल कट करने का? दिव्या क्या सोच रही होगी? माहिरा चिढ़कर बोली। सिद्धि किताबें समेटकर टेबल पर रखते हुए बोली, कोई क्या सोचता है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। माहिरा मन ही मन खुद से बोली, मैं भी न पागल हूँ, उन्हें गुस्सा दिला रही हूँ, ऐसे तो वो मेरी बात कभी नहीं सुनेगी। माहिरा ने अपना मूड ठीक किया और आवाज में नरमी लाते हुए बोली, दी छोड़िए न, मैं वो सब कर लूंगी। आप क्यों मेहनत कर रही है? अच्छा, 2 दिन से टेबल यूं ही बिखरा पड़ा था, तब क्यों नहीं किया? सिद्धि के ये कहते ही माहिरा ने नजरें झुका ली। सिद्धि वापस से अपने काम पर लग गई। माहिरा एक और कोशिश करते हुए बोली,
दिव्या बता रही थी बहुत अच्छा फ़ोन लॉन्च हुआ है। आपको पता है पिक्चर क्वालिटी भी बहुत अच्छी और इससे पहले माहिर की बात पूरी होती सिद्धि पलटकर बोली, फ़ोन है ना तुम्हारे पास और वो अच्छा चल रहा है फिर नया फ़ोन क्यों चाहिए। माहिरा अजीब सा मुंह बनाकर बोली, क्या खाक अच्छा चल रहा है? कितनी दफ़ा हैंग हो चुका है? चीज़ें डाउनलोड होने में कितना वक्त लगता है? ऊपर से सब ये फ़ोन देखकर हंसते हैं। इतना पुराना मॉडल रखूंगी तो सब हंसेंगे ही ना। तो तुम्हें फ़ोन इसलिए चाहिए ताकि दुनिया को दिखा सके, इसलिए नहीं चाहिए क्योंकि तुम्हें इसकी ज़रूरत है। देखो माहिरा, ये बनावटी और दिखावटी दुनिया दिखने में खूबसूरत होती है लेकिन असल में इनकी खूबसूरती सिर्फ आंखों का धोखा है। तुम्हारी बहन लाखों नहीं कमाती, सिर्फ 25,000 तनख्वाह है उसकी। पापा की पेंशन और हमारा छोटा सा गार्डन का बिजनेस जो कि मौसमी है। इन सब में ज्यादा नहीं बचता जो मैं तुम्हारी गैर जरूरतें पूरी कर सकूं। इंसान के पास जितनी चादर होती है न उतने ही पैर पसारने चाहिए। सिद्धि ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो माहिर पीछे हटते हुए बोली, आपको सिर्फ मेरी जरूरतें ही गैर जरूरी लगती हैं। होम मिनिस्टर के घर में जॉब करती हैं आप, फिर भी कमाना नहीं जानती। आप चाहे तो चुटकियों में लाखों रुपए कमा सकती हैं। कर्नल सोमनाथ आचार्य की बेटी हूँ। धोखेबाजी और दगाबाजी कभी नहीं सीखी मैंने। तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारी बहन को किसी का एहसान लेना बिल्कुल नहीं पसंद। तुम्हें मालूम भी है वहाँ सिर्फ मामूली सी कुक हूँ मैं। बाकियों की सैलरी सिर्फ 18,000 है। आंटी मुझे 25,000 देती हैं। उन्होंने तो मुझे काम करने के लिए भी नहीं कहा। वो तो बस इतना चाहती थी मैं उनकी बेटी के साथ रहूं, लेकिन मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए था। आपसे तो बस एक फ़ोन मांगा था, दी और आपने तो इतना बड़ा लेक्चर सुना दिया। नहीं देना तो मत दीजिए। माहिरा उदास होकर कमरे से बाहर चली गई। सिद्धि चेयर से टिककर खड़ी रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने ज़रूरत से ज़्यादा ही कह दिया हो। माहिरा और उसमें फ़र्क था। जहाँ सिद्धि ने बहुत ही कम उम्र में घर की जिम्मेदारियां संभाल ली थी, वहीं माहिरा के अंदर अभी भी बचपना था और बच्चे जिद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। सिद्धि ने खुद का मूड ठीक किया और किचन में चली गई खाना बनाने। यहाँ का काम खत्म कर उसे कृतिका के घर भी जाना था। सुबह और शाम दोनों समय का खाना सिद्धि अपने हाथों से बनाया करती। तकरीबन घंटे भर बाद सिद्धि ने अपना काम खत्म किया। वो बालकनी में पहुंची जहां महिरा अकेली बैठी थी। सिद्धि उसकी नाराजगी से वाकिफ थी। उसने दूर से कहा, खाना बना दिया है मैंने। तुम्हें भूख लगे तो गर्म करके खा लेना। मैं कोशिश करूंगी जल्दी आ जाओ। माहिरा ने टेबल पर रखी किताब उठाई और उसके बगल से होकर चली गई। सिद्धि कुछ कह नहीं पाई उसे। उसने घड़ी में वक्त देखा, 7 बज रहे थे। सिद्धि राव विला के लिए निकल गई। शाम का वक्त, अहमदाबाद। ज्योति कृष के कमरे में पहुंची। हालत ऐसे कर रखी थी मानो ये रूम कोई जंग का अखाड़ा हो। कुशन फर्श पर पड़े थे। सीढ़ियों गेम सोफे पर था। कमरे की सारी लाइटें ऑन थी। स्कूल बैग टेबल पर रखा था जिससे किताबें निकलकर नीचे गिर रही थी। ज्योति अपना सिर पकड़कर बोली, इस लड़के ने तो मुझे परेशान करके रख दिया। क्या हाल बना रखा है कमरे का। गीता, गीता। ज्योति के आवाज लगाने पर गीता भागती हुई कृष को कमरे में पहुंची। आपने बुलाया मैडम। गीता, जरा इस कमरे का हुलिया ठीक करना। इस लड़के से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। कहाँ है वो? उन्हें मैंने बड़ी मैडम के कमरे में जाते देखा था, गीता ने कहा। ज्योति कमरे से बाहर निकल गई। कृष इस वक्त मंदाकिनी जी के कमरे में था। यही कोई 16-17 साल उम्र थी उसकी। बिखरे बाल और धूल मिट्टी से भरे कपड़े। इन सब से बेफिक्र होकर वो दादी को कहानियां सुना रहा था। यू नो दादी, मैंने लेफ्ट साइड शॉट मारा और बॉल बाउंड्री के पार गई। सब बहुत अच्छा चल रहा था। मेरी हाफ सेंचुरी भी पूरी होने वाली थी, लेकिन सामने से योकर आया और मैं आउट हो गया। कृष्ण ने उदास होकर कहा और दादी के पास जाकर बैठ गया। मंदाकिनी जी उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, कोई बात नहीं, अगली बार पूरी कर लेना। हाफ सेंचुरी नहीं, सेंचुरी। कृष, दिस इज बैड मैनर्स। ये कहते हुए ज्योति कमरे में चली आई। उसने कृष का हाथ पकड़ उसे बिस्तर से उठाए और अच्छी खासी डांट लगाई। क्या हुलिया बना रखा है अपना। बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है, जाओ जाकर कपड़े बदलो।
आराम से ज्योति, उसे डांटो मत माँ, ये डांट सुने बिना कोई काम भी तो नहीं करता। देख रही है इसके कपड़े पूरी तरह मिट्टी से भरे हुए हैं। तुम अभी तक यही खड़े हो, जाओ यहाँ से। और राइट मॉम, जा रहा हूँ। कृष फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बाहर चला गया। ज्योति मंदाकिनी जी के पास बैठ गई। माँ, ये जब छोटे थे तब परेशानी होती थी। आप कहती थी धीरे धीरे ये बड़े होंगे तो समझदार हो जाएंगे। जैसे जैसे ये लोग बड़े हो रहे हैं, मेरा सिर दर्द भी साथ में बढ़ रहा है। ज्योति, इतना टेंशन मत लिया करो। अच्छा चलो टीवी देखते हैं, तुम्हारा सिर दर्द थोड़ा कम होगा। नहीं माँ, मैं जाकर पहले कृष को देखती हूँ। पता नहीं इसने कुछ खाया होगा या नहीं। ये बोल ज्योति उठकर वहां से चली गई। मंदाकिनी जी खुद से बोली, ठीक है मैं अकेली चली जाती हूँ, मेरा शो मिस हो जाएगा। इधर सिद्धि राव विला पहुंची। दरवाजे पर बैठे गार्ड को जब उसने नमस्ते कहा तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। सिद्धि ने दोबारा कहा, काका आप सो तो नहीं रहे ना? अरे सिद्धि बिटिया, तुम सो नहीं रहा था बेटा, कानों में लगा रखा था। क्या कहती हो तुम लोग इसे? काका ने ईयरफोन दिखाया तो सिद्धि मुस्कुरा दी। ओह तो ये बात है, लगे रहिए काका। सिद्धि मुस्कुराती हुई अंदर चली गई। जैसे ही दरवाजे पर पहुंची किसी से टकराते टकराते बची। सिद्धि ने अपने दोनों हाथ ऊपर कर रखे थे। सामने खड़ा शख्स भी उसी की तरह हैरान था। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने हाथ नीचे करते हुए कहा, तुम ठीक तो हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ आद साहब, आप बताएं आपको तो नहीं लगी? किसी से बचकर भाग रहे थे क्या? सिद्धि की बात सुन सामने खड़ा शख्स हंसने लगा। भाग नहीं रहा था, बड़े पापा ने फाइल मंगाई है, बस वही लेने आया था। बाद में मिलता हूँ, फिलहाल मुझे जल्दी निकलना है। सिद्धि मुस्कुराती हुई किनारे हट गई। आनंद वहां से चला गया। सिद्धि घर के अंदर चली आई। सबसे पहले जाकर उसने अपना किचन संभाला। सीता इस वक्त किचन में ही थी। क्या करे रही हो सीता? अभी तो आपका इंतजार कर रही थी दीदी। आप बताइए क्या बनाए आज? वही जो हर रोज बनता है, सबकी डाइट चार्ट के हिसाब से। किसी की कोई खास फरमाइश? सिद्धि की ये पूछने पर जवाब कविता न दिया। फरमाइश तो कृतिका मैडम की है, उन्हें आज आपके हाथ की सोया चाप खानी है, और लावण्या मैडम ने कहा उनके लिए दाल फ्राई बनाने को। सिद्धि अप्रेन पहनते हुए बोली, सब हो जाएगा कविता, तुम लोग काम पर लगो। सीता, तुमने सब्जियां कट की या नहीं? सिद्धि ने सबको उनका काम समझाया और खुद भी काम में जुट गई। रात का वक्त, मल्होत्रा विला। तेजस और शिव ऑफिस से लौट आए थे। इधर उन दोनों ने घर में एंट्री ली। वही कृष भागता हुआ नीचे चला आया। बिग ब्रो, आपने तो कहा था 8 बजे तक पहुंच जाएंगे, 9 बज रहे हैं। तुम्हें तो मालूम है कृष, मैं जो कहता हूँ वो काम टाइम पर करता हूँ। जो देरी हुई है इसकी वजह से हुई है। शिव ने जैसे ही तेजस पर ब्लेम डाला, तेजस बोला, कोई नहीं मिला तो आपने मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। दिस इज नॉट फेयर बिग ब्रो। उन्होंने दोनों के बीच इंटरफेयर करते हुए कृष बोला, वेट वेट वेट, मैं आप दोनों को अच्छे से जानता हूँ। बिग ब्रो, जरूर आप बीच किनारे टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। एम आई राइट? शिव ने मुस्कुराते हुए उसके गले में बाहें डाली और उसे अपने पास ले आया। तुम्हारे अलावा मुझे और कौन समझता है? जानता हूँ आपको समुद्र किनारे टाइम स्पेंड करना कितना पसंद है। शिव और कृष दोनों एक साथ हंस पड़े। तेजस अपने कमरे में चला गया। उन दोनों की नज़र अमर जी और आकाश पर गई, जो बातें करते हुए अंदर आ रहे थे। शिव कृष से बोला, मुझे जाने दो, आई नीड टू टेक बाथ। एज यू विश। ये बोल कृष वहां से चला गया। शिव अपने कमरे में लौट आया। उसने कोट उतारकर सोफे पर रखा और टाई की नॉट ढीली करते हुए आईने के पास चला आया। उसने वॉच उतारकर टेबल पर रखा और आईने में खुद को देखा। चेहरे पर हल्की हल्की बियर्ड थी। शिव अपने आप से बोला, काफी फनी लुक है। आई ऑल्सो नीड टू सेव। अमर जी और आकाश दोनों हॉल में चले आए। मंदाकिनी जी ने उन दोनों से कहा, कल लड़की वालों के घर जाना है, इसलिए जो कोई भी प्रोग्राम बनाया हो उसे खत्म कर देना। मालूम है माँ, इसलिए कोई प्रोग्राम नहीं बनाया। आप बताइए लड़की कैसी लगी? अमर जी के इस प्रश्न पर मंदाकिनी जी बोली, रूप रंग का क्या है, आज है कल नहीं। बस गुणवान और चरित्रवान होनी चाहिए, जैसे मेरी सरस्वती थी। आकाश ने अमर जी की ओर देखा।
अमर जी के चेहरे से पता चल रहा था वो ये नाम सुनकर भावुक हो गए। वो उठते हुए बोले, मैं काफी थक गया हूँ, अपने कमरे में जा रहा हूँ। आकाश वही मंदाकिनी जी के पास बैठ गया। माँ, ज्यादा मत सोचिए इस बारे में, हम सब तैयार हैं, बस प्रार्थना कीजिए शिव को लड़की पसंद आ जाए। मंदाकिनी जी आकाश की ओर देखने लगी। वैसे भी उसने कुछ गलत नहीं कहा था कि ये किराए पर पानी फेरने का काम शिव को बहुत अच्छे से आते था। सिद्धि ने दाल में जीरा का छोंक लगाया तो सीता ने दुपट्टे से नाक ढक लिया। दीदी अब तो खांसी नहीं रुकेंगी हम लोगों की, सिद्धि मुस्कुराकर बोली, यही तो इंडियन खाने की खूबी, जहाँ भी बनती हैं खुशबू दूर तक जाती हैं। देसी घी है, स्मेल तो सबके नाक तक पहुँचेगी। वो तो जरूर पहुँचेगी, इसलिए देखो मैं यहाँ चली आई। कृतिका को किचन में आते देख सिद्धि बोली, यहाँ खड़े होकर अपने कपड़े गंदे करने हैं क्या? तो क्या हो जाएगा? गंदे हो जाएंगे तो दोबारा बदल लूंगी। ये कहते हुए कृतिका किचन की स्लैब पर बैठ गई। अच्छा ये बताओ, कविता ने तुम्हें बताया मैंने उससे कुछ कहा था? थोड़ा सब्र करो कृतिका, तुम्हारा सोया चाप तैयार होने वाला है, सिद्धि ने कहा। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली, फिर तो मजा आ जाएगा। तुम्हारे हाथों में न जादू है, जो भी बनाती हो कमाल बनाती हो। क्या फायदा, दीदी को एक चीज तो बनानी ही नहीं आती। कविता के ये कहने पर कृतिका ने टोका, ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी दोस्त बनाना नहीं जानती? बुद्धू, कविता ये बोल हंस पड़ी। कृतिका भी अपनी हंसी नहीं रोक पाई। सिद्धि को छोड़ हर कोई खड़ा इंसान हंस रहा था। सिद्धि अपने दोनों हाथ कमर पर रखकर बोली, बहुत हंसी आ रही है आप सबको। सॉरी सॉरी सिद्धि, देखो अब कोई नहीं हंसेगा, मैं आखिरी बार बोल रही हूँ। कृतिका ने सबको वार्निंग जरूर दी, लेकिन सच तो ये था वो खुद की हंसी रोक नहीं पा रही थी। उसने वहां से जाना ही ठीक समझा। सिद्धि ने बाकी सबकी ओर देखा तो वो सब भी अपने काम पर लग गए। किचन से आ रहे शोर को सुन लावण्य अंदर आई। 24 घंटे तुम लोगों की खीखी चलती रहती हैं। खाना तैयार हुआ या नहीं? बस चाची, तैयार हो गया हम अभी। सिद्धि की बात काटते हुए लावण्या बोली, कौन चाची? कृतिका के सिवा और किसी की चाची नहीं हूं मैं। बेवजह का रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत करो। सॉरी आंटी, वो गलती से निकल गया। आगे से ख्याल रखूंगी, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। टेबल पर खाना लगवाओ, ये बोल लावण्या वहां से चली गई। सिद्धि का चेहरा उतर गया था। तभी सीता ने कहा, कविता चाची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आंटी, मुझे लगता है मैडम की अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है। कविता ये सुन मुस्कुरा दी और उसके साथ ही सीता भी। उन्होंने तो सिद्धि का मूड ठीक करने के लिए ये सब कहा था। सिद्धि ने एक गहरी सांस अंदर ली और पलटते हुए बोली, चलो सब जल्दी से डाइनिंग टेबल पर खाना लगाओ, सब वेट कर रहे हैं। बाहर डिनर लगाया जा चुका था। पूरा राव परिवार डाइनिंग टेबल पर इकट्ठा हुआ। हेड ऑफ द फैमिली चंद्रशेखर जी थे। उनके छोटे भाई वनराज, उनकी पत्नी लावण्या और एक बेटा आनंद भी इस परिवार के साथ ही रहता था। कृतिका का फटाफट जाकर अपनी चेयर पर बैठ गई। खाने की खुशबू से ही उसकी भूख बढ़ गई थी। नर्मदा सिद्धि की मदद के लिए उसके पास चली आई। सिद्धि ने कहा, आप रहने दीजिए आंटी, मैं सर्व कर दूंगी। जानती हूँ तुम सब अच्छे से संभाल सकती हो। अपने परिवार को खुद के हाथ से परोसकर खिलाने का जो आनंद है न वो मुझसे मत छीनो। सिद्धि मुस्कुराकर साइड हट गई। नर्मदा जी का व्यवहार धरती से जुड़ा हुआ था। नर्मदा जी सिद्धि की ओर देखते हुए बोली, तुम क्यों नहीं बैठ जाती हम सबके साथ? सॉरी आंटी, घर पर माहिरा और पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। समझ गई न, वो तुम्हारे बिना खाएंगे न तुम उनके बिना। मैं यहाँ सब कुछ संभाल लूंगी, तुम अब जाओ। नर्मदा जी के ये कहने पर सिद्धि मुस्कुरा दी और उन्हें गुड नाइट बोलकर वहां से चली गई। आनंद की नजरें जाती हुई सिद्धि पर थी। नर्मदा जी ने उसकी प्लेट में सब्जी रखते हुए कहा, आनंद ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सब्जी और दूध। ध्यान तो मेरा आप पर है बड़ी माँ, आपको मालूम है ना आप मेरे लिए मिस वर्ल्ड हैं। बदमाश कहीं का। नर्मदा जी हंसती हुई आगे बढ़ गई। लावण्या खाते हुए मन में बोली, इतने साल हो गए इसे लेकिन फिर भी खाना एवरेज बनाती हैं। न जाने भाभी क्यों बेमतलब में तारीफ करती फिरती हैं। सिद्धि जब तक घर पहुंची तब तक रात के 10 बज चुके थे।
सोमनाथ जी बाहर बरामदे में ही उसके आने का इंतजार कर रहे थे। सिद्धि उनके पास चली आई। मेरा ही इंतजार कर रहे थे ना पापा? हाँ, आज देर कर दी आने में, बस वहाँ से निकलने में थोड़ी देर हो गई। आपने खाना खाया? हाँ माहिरा और मैंने खा लिया। मैंने कहा तुम्हारा इंतजार करते हैं, उसने कहा दीदी कहकर गई हैं कि मुझे देर हो जाए तो आप लोग खा लेना। अच्छा किया उसने, मुझे देर जाती है तो आप लोग खा लिया कीजिए, मैं भी बेफिक्र हो जाऊंगी। अच्छा बाबा, तुम्हारी हर बात से आंखों पर जाकर हाथ मुंह धो लो और कुछ खा लो, सोमनाथ जी ने कहा तो सिद्धि ने उनकी बात पर हामी भरी। सिद्धि ने अपने लिए खाना गर्म किया और टेबल पर लेकर चली आई। सोमनाथ जी अपनी व्हीलचेयर घुमाते हुए वही टेबल के पास चले आए। जब तक तुम खाना खाओगी तब तक तुम्हारे पापा तुम्हें कंपनी देंगे। इट्स माई गुड लक। सिद्धि ने जब तक अपना डिनर पूरा किया तब तक सोमनाथ जी ने उसे कंपनी दी। सिद्धि अपने काम में पूरा दिन इतना व्यस्त रहती, फैमिली के लिए बहुत कम टाइम निकाल पाती। माँ को बचपन में ही खो दिया था। जब माँ छोड़कर गई तब उसकी उम्र छोटी थी। सोमनाथ जी को अपनी नौकरी के लिए जहाँ पोस्टिंग मिलती वहाँ जाना पड़ता। लेकिन धीरे धीरे कर सिद्धि ने सारी जिम्मेदारियां निभानी सीख ली। सिद्धि सोमनाथ जी को उनके कमरे तक छोड़कर आई। पापा अब जल्दी से ये दूध का गिलास फिनिश कीजिए, तब मैं यहाँ से जाऊंगी। तुम्हारी बात भला कैसे टाल सकता हूँ, लाओ इधर दो। सोमनाथ जी ने दूध का पूरा ग्लास खत्म किया और बोले, अब खुश? बहुत खुश। गुड नाइट पापा, ये बोलकर सिद्धि वहां से चली गई। सोने से पहले सिद्धि माहिरा के कमरे में पहुंची। वो इस वक्त सो रही थी। सिद्धि ने बिस्तर पर किताब उठाई और अच्छे से चादर ओढ़ा दिया। झगड़े कितने ही क्यों न हो, लेकिन दोनों के बीच बहनों से ज्यादा प्यार माँ बेटी की तरह था। सिद्धि अपने कमरे में लौट आई। सोने से पहले उसने अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लिया। आप इंतजार कर रही थी न मेरा, लीजिए आ गई आपकी सिद्धि। बाबा ने टाइम पर खा लिया और अभी सोने गए हैं। माहिरा भी सो गई, लेकिन आज छोटा सा झगड़ा हो गया हम दोनों के बीच, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मैं उसे जल्दी मना लूंगी। वैसे भी वो मुझसे ज्यादा देर तक नाराज नहीं रह सकती। गुड नाइट माँ। सिद्धि ने तस्वीर वापस अपनी जगह पर रखी और आगे बंद कर लेट गई। जब तक माँ से 2 मिनट बात न कर ली नींद नहीं आती थी। सुबह का वक्त, मल्होत्रा विला। शिव इस वक्त गहरी नींद में था, लेकिन किसी ने हिलाकर उसकी नींद खराब कर दी। शिव ने आहिस्ता से अपनी आंखें खोली और कृष को देख अजीब सा मुंह बनाया। किसी ने रिश्वत दी है मेरी नींद खराब करने के लिए? इतनी हिम्मत नहीं है बिग ब्रो। नीचे चलो, दादी ने आपको बुलाया है। कृष जबरदस्ती उसे अपने साथ बाहर ले आया। शिव ने अपने दोनों हाथ रेलिंग से टिकाया और नीचे देखकर बोला, व्हाट हैपन दादी, आज संडे है। मुझे मालूम है शिव, आज संडे है। ये क्या अभी तक रात के कपड़ों में हो? जाओ जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ, लड़की वालों के घर जाना है। दादी की बात सुन शिव चौंक गया। कौन लड़की? मंदाकिनी जी ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चली गई। शिव ने कृष की ओर देखा तो कृष ने पूछा, बिग ब्रो आपने मुझे बताया नहीं, आज हम भाभी देखने जा रहे हैं। अजीब हालात थे। जो सवाल शिव को करना चाहिए था वही सवाल उससे किया जा रहा था। शिव फ्रस्ट्रेटेड होते हुए बोला, मुझे खुद नहीं पता, मैं अपने लिए बीवी देखने जा रहा हूँ। मॉम कहाँ है आप? शिव नंदिता के कमरे में पहुंचा। वो इस वक्त लाइनर के साथ बिजी थी। मॉम व्हाट इज दिस? अब ये कौन सी लड़की का नया तमाशा शुरू हो गया घर में? शिव, आज बड़ी जल्दी नींद खुल गई तुम्हारी। मॉम, इस घर में कोई मुझे सुकून से सोने नहीं देता। ये लड़की का कौन सा नया ड्रामा हो और मुझे कुछ बताया क्यों नहीं गया? नंदिता उसके गुस्से को शांत कराते हुए बोली, सॉरी बेटा, वो मैं कल गई थी तुम्हारे कमरे में बताने, लेकिन तब तक तुम सो चुके थे, इसलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैंने अच्छी तरह से पता लगा लिया है। फैमिली पैसे वाली है और लड़की कॉफी बोल्ड है। तुम्हें तो मालूम है तुम्हारी दादी को संस्कारी बहू चाहिए। वहां जाकर वो खुद ना कहेंगी। आप सच कह रही हैं? तुम कहो तो डॉक्यूमेंट्स पर लिख दूँ? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर जाओ, जाकर तैयार हो जाओ। पर मॉम, मैं बता रहा हूँ ज़्यादा स्मार्ट नहीं दिखूंगा। शिव के ये कहने पर नंदिता बोली, मेरा बेटा यूं ही उठकर चला जाएगा न, तब भी लड़कियां उस पर मर मिटेंगी।
जाओ जाकर तैयार हो जाओ। नंदिता ने जैसे तैसे करके शिव को मना लिया था। सुबह का वक्त, राव विला। कृतिका अपनी बुक थॉमे आनंद के कमरे में पहुंची, लेकिन उसे देखते ही आनंद ने तुरंत अपने हाथ पीछे कर लिए। कृतिका, क्या है ये सब? मेरे कमरे में दरवाजा नोक करके आया करो। आज तक कभी दरवाजा नोक किया है जो अब करूंगी। वैसे तुम अपने पीछे क्या छिपा रहे हो? कृतिका ने शक जाहिर किया तो आनंद अपने कदम पीछे लेने लगा। वो हिचकिचाते हुए बोला, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं है पीछे। मुझसे झूठ मत बोलो, मैंने देखा अंदर आते हुए तुम्हारे हाथ में किसी की तस्वीर थी। क्या बात कर रही हो कृतिका? मैं क्यों किसी लड़की की तस्वीर लेकर घूमूंगा? कोई नहीं है। आनंद के ये कहते ही कृतिका ने अपनी आंखें छोटी कर ली। मैंने तो कहा ही नहीं किसी लड़की की तस्वीर है। मतलब पक्का किसी लड़की की तस्वीर है? चलो दिखाओ मुझे कौन है वो। कृतिका अब जिद पर अड़ चुकी थी। बेचारा आनंद खुद को बचाता भी कैसे। भागते हुए सोफे से टकराया और नीचे गिरे। तस्वीर अब कृतिका के हाथ लग चुकी थी। कृतिका चौंकते हुए बोली, ये तो मेरी सिद्धि है। आनंद उठकर खड़ा हुआ और उसके हाथ से तस्वीर छीनते हुए बोला, ये मेरी सिद्धि है, तुम्हारी नहीं। आनंद, ये सब कब से चल रहा है? पिछले 5 साल से। व्हाट 5 साल से? और तुमने मुझे अभी तक नहीं बताया? सिद्धि को बोला क्या? कृतिका के ये कहते ही आनंद ने उसे शांत कराया। चुप करो मेरी माँ, धीरे बोलो। सुबह सुबह मेरा मर्डर करवाओगी? मैंने अभी तक उसे ये बात नहीं बताई और तुम भी नहीं बताओगी, वादा करो। कृतिका मून बनाते हुए बोली, मैं क्यों वादा करूं? बदले में मुझे क्या मिलेगा? आनंद अब परेशान हो चुका था। अब उसी की बहन उसे ब्लैकमेल करने वाली थी। आनंद हार मानकर बोला, ठीक है मून खोलो, क्या चाहिए? ये सुन कृतिका खुशी से भर गई। वो जैसे ही कुछ कहने को हुई आनंद बोला, पर लिमिट में। खजाने की चाबी मेरे पास है, इसलिए रूल्स भी मैं रखूंगी। मुझे रामगढ़ जाना है, वो भी बिना गार्ड्स के। कृतिका, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कोई इसकी इजाजत नहीं देगा। बड़े पापा को पता चला न तो वो मेरी जान ले लेंगे। आनंद ने साफ इनकार कर दिया। कृतिका अपनी आंखें छोटी करके बोला, प्यार करते वक्त डर नहीं लगा और अब मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी करने में डर लग रहा है। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी न तो मैं जा रही हूँ सिद्धि को बताने। ये बोल कृतिका दरवाजे की तरफ बढ़ गई। आनंद ने उसका हाथ पकड़ वापस कमरे में खींच लिया। बस करो, मेरी माँ मान ली तुम्हारी बात, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त दो जुगाड़ लगाने का। आनंद की बात सुन कृतिका मुस्कुरा दी। सोचिए, लेकिन थोड़ा जल्दी। कल पापा अपने फ्रेंड की शादी अटेंड करने जा रहे हैं और बहुत ही अच्छा मौका है। मतलब तुमने सारी प्लानिंग करके रखी है? और नहीं तो क्या सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी हूँ? आम इंसान से 2 गुना ज्यादा स्पीड में मेरा दिमाग चलता है। इतना हिंट दे दिया है, अब बाकी का सोच लो। कृतिका वहां से जा चुकी थी। आनंद ने तस्वीर अपनी आंखों के सामने की। देखो तुम्हारे प्यार के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। अफसोस इतना सब कुछ कर सकता हूँ पर तुम्हें अपनी दिल की बात नहीं कह सकता। सुबह का वक्त, अहमदाबाद। पूरा परिवार शिव के लिए लड़की देखने पहुंचे था, सिर्फ आकाश को छोड़कर। उन्हें अपने दोस्त से मिलने जाना था, इसलिए वो साथ नहीं गए। रिश्ता अपनी ही तरह किसी बिजनेस क्लास परिवार में देखा था। लड़की के माता पिता ने बड़े अच्छे से उनका स्वागत किया। मंदाकिनी जी बेहद खुश थी उनके बात विचार से। लड़की की मां ने कहा, हमारी दिया को आर्ट्स का बहुत शौक है। हमारे घर का इंटीरियर भी उसी की पसंद का है। कलर चॉइस इतनी अच्छी है, पूछिए ही मत। तेजस शिव की ओर झुककर आहिस्ता से बोला, बिग ब्रो, लड़की की मां काफी बिल्डअप दे रही हैं। आपको क्या लगता है इतनी सारी क्वालिटी एक लड़की में हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं 3-4 बेटियों की शादी इकट्ठे आपसे करवाने का प्लान हो? शिव ने उसे घूर कर देखा। तेजस चुप हो गया। मंदाकिनी जी बोली, बेटा आपकी बात ठीक है, पर जरा लड़की को बुला देंगे तो अच्छा होगा। हम सब उसी से मिलने आए हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी बुलाती हूँ। दिया की माँ ने अपनी बेटी को आवाज लगाई। अब तो सबकी नज़र सामने चली गई। सर्वेंट अपना दुपट्टा संभालते हुए सामने से आ रही थी। उसके ठीक पीछे दिया थी, जिसने चाय का ट्रे संभाला हुआ था। ग्रीन कलर की साड़ी पहनी थी उसने, फुल लेंथ ब्लाउज के साथ।
सिर पर साड़ी का आंचल रखा हुआ था उसने। दिया को देख शिव और नंदिता के तो होश ही उड़ गए। ये लड़की तो उनकी जांच से पूरी तरह अलग थी। मंदाकिनी जी का चेहरा सूरजमुखी के फूल की तरह खिल चुका था। उन्होंने मन ही मन कहा, साक्षात सीता का अवतार। मेरे बेटे ने आज बड़ा ही नेक काम किया है। बस अब यही लड़की मेरे घर की बहू बनेगी। शिव नंदिता को देखते हुए मन में बोला, मॉम 9 गज की साड़ी पहने ये लड़की कौन से एंगल से हॉट पीस लगती हैं। नंदिता मन ही मन खुद से बोली, सॉरी बेटा, पता नहीं रिपोर्ट कैसे झूठी निकल गई। कहीं रातों रात काया पलट तो नहीं हो गया। रिया ने जैसे ही चाय की ट्रे टेबल पर रखी उसकी माँ ने कहा, बेटा सब बड़े हैं, पहले इनका आशीर्वाद लो। रिया ने तुरंत झुककर सबके पांव छू लिए। ताज्जुब तो तब हुआ जब उसने सबके साथ कृष के भी पांव छुए। वो हाथों में चिप्स का पैकेट लिए हैरानी से दिया को देख रहा था। ज्योति दिया की माँ से बोली, आपकी बेटी जरूरत से ज्यादा ही संस्कारी हैं। लगता है बहुत अच्छी तरबियत की हैं आप लोगों ने। जी वो तो हैं। दिन में 5 बार हमारी बेटी गीता का पाठ करती हैं। ओ गीता का पाठ करती हैं। हमें लगा आप 5 वक्त की नमाज का जिक्र कर रही हैं, तेजस ने धीमी आवाज में कहा, लेकिन शिव ने उसकी बात अच्छे से सुनी। मंदाकिनी जी ने रिया को अपने पास बुलाया और उसे अपने बगल में बिठाते हुए बोली, रिया बैठो मेरे पास। तुम्हारी माँ बहुत तारीफ कर रही थी। अब पता चला क्यों इतनी तारीफ कर रही थी। बहुत ही समझदार और सुलझी हुई लड़की हो। क्यों ज्योति, तुम्हारा क्या कहना है? इस अचानक पूछे जाने पर ज्योति हल्का मुस्कुराई। मंदाकिनी जी ने, तुम क्या कहती हो नंदिता? अब इसमें मैं क्या कहूँ माँ, आपको जो ठीक लगे। नंदिता ने चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट लाकर कहा। रिया बिल्कुल सीधी गाय की तरह थी। जब भी उससे कोई सवाल किया जाता उसकी माँ तुरंत जवाब दे दिया करती। मंदाकिनी जी ने शिव से पूछा, तुम चुप क्यों हो शिव? बस इंतजार कर रहा था दादी, मुझे बोलने का मौका कब मिलेगा। अगर आप सबके सवाल जवाब खत्म हो गए हो तो मैं इससे अकेले में बात कर सकता हूँ। वैसे भी जिंदगी हमें गुजारनी है, शिव ने कहा तो रिया की माँ तुरंत बोली, व्हाई नॉट बेटा। वैसे भी हम लोग ओपन माइंडेड लोग हैं। रिया बेटा शिव को अपने साथ ले जाओ। रिया मुस्कुराकर आगे बढ़ गई। शिव भी उठकर वहां से चला गया। रिया की माँ बोली, आप लोगों ने तो कुछ लिया ही नहीं। रुकिए मैं पकौड़े मंगवाती हूँ। नहीं नहीं आंटी रहने दीजिए, वैसे भी आपने टेबल पहले से ही सजा रखा है, हमें और नहीं चाहिए, तेजस ने टोकते हुए कहा। रिया शिव की ओर देखकर बोला, कहाँ चलना पसंद करेंगे आप? शिव के दाहिनी तरफ रूम का दरवाजा खुला था। उसने बिना रिया की ओर देखे कहा, ये तुम्हारा बेडरूम है। रिया शर्माते हुए बोली, हाँ मम, आई लव बेडरूम। ये कहते हुए शिव अंदर चला गया। रिया भी मुस्कुराते हुए अंदर चली आई। जैसे ही अंदर आई शिव ने झटके से उसका हाथ पकड़ दरवाजे से टिका दिया और उसके बांह के इर्द गिर्द हाथ रखकर उसके नजदीक खड़ा हो गया। रिया इस झटके के लिए बिल्कुल भी तैयार हो रही थी। शिव ने कहा, बहुत ज्यादा संस्कारी हो ऊपर से नीचे तक। यू नो वॉट, मुझे बोल्ड लड़कियां बहुत पसंद हैं, यहाँ तक कि मेरी दादी को भी। वो क्या है न, उन्हें सती सावित्री नहीं सनी लियोनी पसंद हैं। तुम्हें देखकर तो एक भी क्वालिटी नजर नहीं आती। ऐसा नहीं है, मैं जैसी दिख रही हूँ ऐसी तो बिल्कुल नहीं हूँ। ये तो मॉम डैड के कहने पर मैंने ये साड़ी पहनी। इवन आई डोंट लाइक इंडियन ड्रेस। आपने मुझे देखा नहीं है। मेरी पिक्चर्स देखेंगे न, तब आपको पता चलेगा मैं कितनी बोल्ड हूँ, रिया ने जवाब दिया। शिव उसकी छोटी पकड़ उसे दिखाते हुए बोला, तुम और बोल्ड, सो फनी ना। रिया ने चोटी पकड़कर खींची तो वो उसके हाथ में चली आई। उसने बालों को खोला और शिव से बोली, ये नकली बाल हैं, मॉम ने कहा इसे लगाकर जयाप्रदा लगोगी। शिव मन ही मन मुस्कुराया, अब लगा सही तीर निशाने पर। आज तो बवाल होकर ही रहेगा। शिव ने रिया के चेहरे को छूकर कहा, बेबी मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे लुक पर हजारों मरती हैं। 3-4 गर्लफ्रेंड थी लेकिन मैं ब्रेकअप कर चुका हूँ। रिया ने मुस्कुराकर उसके गले में अपनी बाहें डाल दी। बस 2-3 मेरे पूरे 6 बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। अच्छा, लेकिन तुम मेरी बात ठीक से समझी नहीं। मेरा रिलेशन बहुत क्लोज था। क्लोज का मतलब? शिव की बात काटते हुए रिया बोली,
सीधे सीधे कहो न फिजिकल था। वैसे भी आज के जमाने में ये कौन सी बड़ी बात है, रिया ने बड़ी ही बेबाकी से अपनी बात कही। हालांकि शिव को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उसने मन में कहा, पूरा डाउट क्लियर हो गया। मॉम की इन्फॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट थी। असली तमाशा तो अब शुरू होगा। शिव ने अपना अगला दाव चला, मुझे तो तुम बहुत पसंद आई। मेरी तरफ से ओके हैं, बाकी मेरी फैमिली आई डोंट थिंक वो तुमसे इम्प्रेस हुई होगी। अच्छा, अगर मैंने उन्हें इम्प्रेस कर दिया तो? तुम नहीं जानते ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। रिया ये बोल उसके चेहरे के करीब बने लगी। शिव पीछे की तरफ झुककर एक डिस्टेंस बनाकर बोला, पहले उन्हें इम्प्रेस करो, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। शिव ने उसकी बाहें अपने गले से हटाए और कमरे से बाहर निकल गया। अंदर चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट थी, लेकिन अब चेहरे पर गुस्से के भाव थे। शिव हॉल में सबके बीच चला आया। मंदाकिनी जी उसे थोड़ा शक की नज़रों से देख रही थी। अब इतना अच्छा रिश्ता हाथ लगा था, इसमें वो कोई बाधा नहीं चाहती थी। ज्योति शिव से पूछते हुए बोली, शिव तुम्हारा क्या जवाब है? मेरा वही जवाब है चाची जो दादी का जवाब होगा। शिव ने बिना हिचकिचाहट के अपनी बात कह दी। मंदाकिनी जी और अमर दोनों इस बात से बहुत खुश हुए। मंदाकिनी जी जैसे ही कुछ कहने को हुई तभी उनकी नज़र रिया पर गई। चेहरे के रंग बदलते देर नहीं लगे। जो लड़की कुछ देर पहले उनके सामने सती सावित्री के लिबास में थी, वहीं अब किसी बार की डांसर लग रही थी। उसके कपड़े, हेयर स्टाइल और चाल ढाल सब कुछ बदल चुका था। ये सब मंदाकिनी जी के लिए किसी झटके से कम नहीं था। रिया के माँ पापा भी हैरानी से अपनी बेटी को देखने लगे। रिया शिव को देख मुस्कुराए और मंदाकिनी जी से बोली, आई नो आप सब मुझे देखकर शॉक हुए होंगे, लेकिन मैं ऐसी ही हूँ। रिया की माँ चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट बिखेरकर मंदाकिनी जी से बोली, आजकल के बच्चे काफी मॉडर्न होते हैं, लेकिन हम यहाँ मॉडर्न बहू लेने नहीं आए थे। ये कहते हुए मंदाकिनी जी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। उनके साथ ही अमर जी, नंदिता और ज्योति भी उठ खड़े हुए। मंदाकिनी जी ने बेहद ही गुस्से भरे स्वर में कहा, धोखेबाजों से हमें सख्त नफरत है। हम यहाँ अपने लिए एक संस्कारी बहू लेने आए थे, किसी मॉल में रखा शोपीस नहीं। हमें इस रिश्ते से साफ इनकार है। पहले अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दीजिए, फिर शादी के लिए लड़का तलाशिए। शिव चलो यहाँ से, मंदाकिनी जी ने ऑन द स्पॉट अपना फैसला सुनाया। शिव का पूरा परिवार जाने लगा। रिया की माँ ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुकी। रिया हैरानी से शिव को देख रही थी। सबके जाने के बाद शिव सोफे से उठ खड़ा हुआ। थैंक्स बेबी, अगर तुम हेल्प नहीं करती तो मैं इस सिचुएशन को आसानी से हैंडल नहीं कर पाता। बाय आंटी, आप खाना अच्छा पकाती हैं और इंसानों को भी। ये बोल शिव वहां से चला गया। रिया अब समझ पाई थी शिव ने उसे कैसे यूज किया था। उसका चेहरा पूरी तरह उतर गया। शाम का वक्त, सिद्धि का घर। सिद्धि हाथों में किताब ली अपने कमरे में टहल रही थी। खुद में सोच विचार करती हुई वो रुक गई। सुबह से शाम होने को आए और माहिरा ने एक बार भी मुझसे बात नहीं की। ऐसी भी क्या नाराजगी। सिद्धि ने जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला, सामने माहिरा को देख चौंक गई। माहिरा चाय का कप लिए खड़ी थी। वो अंदर आते हुए बोली, आप चाय पीने के लिए नीचे नहीं आई? मैं बस नीचे ही आ रही थी। सिद्धि को उससे बात कर थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। माहिरा चाय का कप टेबल पर रखकर बाहर जाने लगी, तभी सिद्धि ने टोका, मुझसे अभी भी नाराज हो? माहिरा पलटकर बोली, नाराज होने से मुझे क्या मिलेगा? एक मिनट, वैसे मुझे नाराज किस लिए होना है? सिद्धि मुस्कुराकर उसके गले लग गई। माहिरा बोली, सॉरी दी, कल मैंने ओवर रिएक्ट कर दिया था। आपकी तरह समझदार नहीं हूं न, इसलिए उल्टा सीधा कह दिया। माफ किया, वैसे भी तुम्हारे चेहरे पर उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। ये बोल सिद्धि उससे अलग हुई। दी चाय, आपके इमोशनल ड्रामे के चक्कर में चाय ठंडी हो गई होगी। बता रही हूं, मैं वापस गर्म करने नहीं जाऊंगी। कोई बात नहीं, मैं इसी से काम चला लूंगी। सिद्धि ने जैसे चाय का एक घूंट भरा, होठों पर मुस्कुराहट तैर गई। माहिरा, मैंने मंथली राशन में चीनी मंगाई थी, इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या? नहीं, अभी तो बहुत है। तो फिर चाय में किस खुशी में नहीं डाली? माहिरा अपने सिर पर मारते हुए बोली, सॉरी दी, वो मैं गलती से भूल गई। अभी दूसरी चाय बनाकर लाती हूँ। माहिरा ने उसके हाथ से कप लिया और कमरे से बाहर चली गई।
सिद्धि उसकी हरकतों पर मुस्कुरा दी। शाम का वक्त, मल्होत्रा विला। माहौल काफी गरमाया हुआ था। मंदाकिनी जी लड़की वालों के घर से लौटने के बाद बिल्कुल चुप थी और उनकी चुप्पी बाकी सबको डरा रही थी। नीचे हॉल में अमर जी और आकाश दोनों मौजूद थे। ज्योति कुछ दूरी पर खड़ी थी। तेजस और कृष दोनों दरवाजे के पास खड़े थे, इसलिए ताकि जैसे ही दादी आउट ऑफ कंट्रोल हो बाहर भाग सके। ऊपर कॉरिडोर में नंदिता चिंता में व्यस्त थी। ऐसे माहौल में डर तो लगना ही था। शिव उनके कंधे पर हाथ रख उनके पीछे आकर खड़ा होने गया। माय स्वीट मॉम, आपके माथे पर इतना पसीना क्यों है? आसपास का टेम्परेचर इतना हाई तो नहीं है। टेम्परेचर तो अब हाई होगा शिव, देख रहे हो न अपनी दादी को? तुमने जो लड़की वालों के घर में ड्रामा किया है तुम्हें वो छोड़ेगी नहीं। पर मॉम, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस लड़की से मिलकर आया था, मुझे पसंद भी आ गई थी। वो तो दादी ने इनकार कर दिया। शिव की बातें सुन नंदिता बोली, माँ हूँ तुम्हारी और अच्छे से जानती हूँ मेरा बेटा कौन कौन से कारनामे करता है। बाहर वो लड़की सीता थी और तुमसे मिलकर बाहर आई तो गीता बन गई। मॉम, आप मुझ पर शक कर रही हैं? शिव ने बड़ी ही मासूमियत के साथ कहा। नंदिता उसके सिर पर हाथ फेरकर बोली, शक नहीं है बल्कि पूरा यकीन है। समटाइम्स यू बिहेव लाइक चाइल्डिश। शिव और नंदिता दोनों ने एक साथ नीचे देखा। मंदाकिनी जी अमर जी से बोली, ये रिश्ता देखा था तुमने? सोच भी कैसे लिए मेरे घर में ऐसी लड़की बहू बनकर आएगी? माँ, लेकिन बात क्या है? आकाश ने कहा तो मंदाकिनी जी बोली, क्या हुआ है बताया नहीं? तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें संस्कारों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। देखो अमर, मेरे जीते जी इस घर में कभी संस्कार विहीन लड़की नहीं आएगी। मैंने अपने दोनों बेटे के लिए जिन्हें चुना उन्होंने कभी मेरा सिर नहीं झुकाया। मेरे पोते के लिए भी मुझे ऐसी ही बहू चाहिए। माँ, मेरा विश्वास कीजिए, मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था लड़की ऐसी निकलेंगी। उसका बायोडाटा बिल्कुल क्लियर था। अमर जी की बात काटते हुए मंदाकिनी जी बोली, कोई भी इंसान अपनी बुराई लिखकर नहीं रखेगा। इंसान का चरित्र उसके बात करने के तरीके से ही पता चल जाता है। याद रखना दोबारा से ऐसी कोई गलती न हो। मंदाकिनी जी अपनी बात खत्म कर वहां से चली गई। शिव अपनी हंसी पर कंट्रोल नहीं कर पाया। नंदिता उसका हाथ पकड़ उसे वहां से ले गई। चलो यहाँ से, तुम्हारे डैड ने देख लिया तो फिर डांट पड़ेगी तुम्हें। आकाश अमर जी के कंधे पर हाथ रखकर बोला, भैया आप फिक्र न करें, ये सब कोई बड़ी बात नहीं है। होता रहता है। नहीं आकाश, इस दफा गलती सचमुच मुझसे हुई है। माँ का गुस्सा जायज़ है। मैंने खुद नहीं सोचा था उस लड़की का किरदार कुछ ऐसा होगा। कृष तेजस से बोला, ब्रो दादी ने तो बड़े पापा को डांटा लेकिन किसी ने देखा ही नहीं बिग ब्रो कौन सा गेम खेल रहे थे। आज जो कुछ हुआ उसमें बिग ब्रो के हाथ और पांव दोनों थे। तुम्हें जब ये बात मालूम है तो मुंह बंद रखो अपना। तुम्हें मालूम है न तुम्हारी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी कौन देता है? आकाश ने कहा, मुझे अच्छे से मालूम है। मैं बिग ब्रो का ये सीक्रेट किसी को नहीं बताने वाला। कृष ये बोल मुस्कुरा दिया। रात का वक्त, राव विला। लावण्य अपने कमरे में पहुंची तो देखा वनराज किसी से फोन पर बात कर रहे थे। लावण्य उनके सामने आकर खड़ी हो गई। वनराज दाहिने तरफ मुड़ गए। लावण्य फिर उनके सामने चली आई। वनराज डिस्टर्ब हो रहे थे जिस वजह से ठीक से बात नहीं कर पा रहे थे। उन्हें कॉल कट कर फोन अपने पॉकेट में रखा। तुम्हारी परेशानी क्या है लावण्य? मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? अच्छा, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ और मेरी प्रॉब्लम्स का क्या? उनकी तो कोई फिक्र ही नहीं है। वनराज बेहद ही धीमी आवाज में नजरें फेरते हुए बोले, प्रॉब्लम को भी कभी प्रॉब्लम हो सकती है। क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। नहीं आपने कुछ कहा? मैंने कुछ नहीं कहा लावण्या। तुम किसी प्रॉब्लम के बारे में बात कर रही थी। हाँ, वो दरअसल मुझे 8 लाख रुपए चाहिए थे। लावण्या के ये कहते ही वनराज चौंकते हुए बोले, क्या कहा 8 लाख? मांग तो ऐसे रही हो जहे मेरी पॉकेट में रखा होगा और मैं तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। क्या करोगी इतने पैसों का? आपसे मतलब? अब सब कुछ क्या मैं आपसे पूछकर करूंगी? मेरी अपनी कोई पर्सनल लाइफ नहीं। मैंने एक कंपनी के साथ टाई अप किया है। इन्वेस्ट कर रही हूँ इसलिए 8 लाख रुपए चाहिए, लावण्या ने इतराते हुए कहा।
वनराज एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोले, तुम्हें मालूम है लावण्या, तुम जिस साल पैदा हुई थी न उस साल देश में अकाल पड़ा था। जिस कंपनी में इन्वेस्ट करती हो वो जल्द ही डूब जाती हैं। पिछले साल ही 2 करोड़ का झटका दिया तुमने मुझे। भाई साहब से छिपाकर मैंने उस मैटर को शॉर्ट आउट किया। मैं फिर से कोई तमाशा नहीं चाहता। वनराज के इस तरह इनकार करने पर लावण्या बोली, खैरात नहीं मांग रही बीवी हूँ और हक मांग रही हूँ। मेरे जन्म की प्रेडिक्शन बहुत अच्छी की है आपने। अपने बारे में क्या ख्याल है? सुना है आपके पैदा होने वाले दिन आपके पिता चुनाव हार गया थे। खुद ने करोड़ों रुपए डुबोए, उसका कोई हिसाब नहीं, और मुझसे एक बार क्या गलती हुई रोज रोज ताने देते रहते हैं। देखो लावण्या, अब बहुत ज्यादा बोल रही हो, तुम चुप हो जाओ। ऐसे कैसे चुप हो जाओ? अब सच सुना नहीं जा रहा आपसे। आपने मेरा मुंह खुलवाया है और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। सीधी सीधे बताए मुझे पैसे देंगे या नहीं? लावण्या आहिस्ता बोलो, बात कर रहे हैं ना हम। समझो इस बात को, बहुत बड़ा मिनिस्टर नहीं हूं मैं। भाई साहब की पार्टी में एक छोटा सा मेंबर हूँ। वनराज को चुप कराते हुए लावण्या बोली, वो सब तो नहीं जानती। मेरे पिता ने 100 रिश्ते ठुकराने के बाद आपसे शादी करवाई। मुझे रानी की तरह रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं नहीं जानती आप क्या करेंगे। मुझे 8 लाख चाहिए तो बस चाहिए। लावण्या अपनी बात खत्म कर कमरे से बाहर चली गई। वनराज ने गुस्से से अपना सिर पकड़ लिया। शादी ही तो की है, खुद को बेचा थोड़ी ना है मैंने। शादी में 40 तोला सोना क्या ले लिया मैंने उसके पिता से, तो इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसलिए समझदार लोग कहते हैं दहेज मत लो मत लो। मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। रात का वक्त, हयात होटल रूम में पार्टी चल रही थी। शिव, दक्ष, तेजस और ईवांश यहाँ मौजूद थे। ये पार्टी शिव की शादी टूटने की खुशी में थी। दक्ष हंसते हुए बोला, आई एम कंफ्यूज शिव, कमरे में पहुंचकर तुमने ऐसा कौन सा जादू चलाया जो वो लड़की सीता से गीता बन गई? वो ऑलरेडी गीता थी। सीता बनाकर उसे उसकी माँ ने पेश किया था। मैंने समझा मैं दुनिया का सबसे बड़ा ठरकी हूँ। मुझे नहीं पता था वो लड़की मुझसे भी ज्यादा ठरकी निकलेगी। उसने मेरा काम और आसान कर दिया। जानता था मैं दादी ऐसी लड़की से कभी मेरी शादी नहीं करवाएगी। इस बार मुझे लड़की को डराने धमकाने की जरूरत नहीं पड़ी। प्यार से मान गई, शिव ने कहा। ईवांश खिड़की से बाहर की ओर देखते हुए बोला, अगर वो नहीं मानती तो चीफ उसकी कनपटी पर गन रखकर कहते, शादी से इनकार करती हैं या फिर तेरा भेजा उड़ा दूं। ईवांश की बात सुन दक्ष हंस पड़ा। तेजस शिव से बोला, दैट वॉज नॉट ऑक ब्रो। दादी को मालूम चला तो उन्हें बुरा लग सकता है। अगर उनकी दिखाई हुई लड़कियां पसंद नहीं हैं तो आप खुद से किसी को चुन लीजिए। आपके लिए तो कितनों की लाइन लगी पड़ी है। कर लीजिए शादी, दादी भी खुश और बाकी सब भी खुश रहेंगे। नहीं तेजस, ये ऐसे शादी नहीं करेगा। इसे तो इश्क होगा, दक्ष ने कहा तो शिव बोला, शट अप। शिव की लाइफ में ये इश्क मोहब्बत जैसी चीजों के लिए जगह नहीं है। सच कहूँ तो ये सब रूमानी शायरों की फिजूल की बातें हैं। इस दुनिया में दीन, ईमान, मोहब्बत, मजहब सब पैसा है। प्यार भी किराए पर मिलता है। जरूरत पड़ी तो खरीद लाऊंगा। देखो फिलहाल इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। आप गलत हैं बिग ब्रो, सच्चे प्यार को खरीदा नहीं जा सकता। इस दुनिया में इश्क मोहब्बत उस पल से ही शामिल हो गया था जब ऊपर वाले ने इस सीने में ये दिल दिया था। ये बात तुम कह रहे हो तेजस? अगर इतनी ही ताकत होती है सच्चे प्यार में तो वो तुम्हें छोड़कर क्यों गई? अब तक नहीं समझे तुम इस बात को? शिव ने जैसे ही ये बात कही तेजस उठकर वहां से चला गया। ही तेजस, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? तेजस, दक्ष ने उसे रोकने की कोशिश भी की लेकिन वो नहीं रुका। मैं देखकर आता हूँ, ईवांश ये कहकर बाहर चला गया। दक्ष शिव से बोला, तुम्हें क्या जरूरत थी ये बात कहने की? वो कितना हट हुआ होगा। जो सच है मैंने सिर्फ वही कहा। कोई सच्चा प्यार व्यार नहीं होता। देखा ना तुमने उसे, क्या से क्या हो गया है। मुस्कुराता है तो ऐसा लगता है खुद पर आसान कर रहा हो। हमारा तेजस तो कब का खो चुका है, शिव ने कहा तो दक्ष चुप रहा। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसे सोचकर ही इंसान ही काफी हट हो जाता है, क्योंकि अतीत का कोई गहरा राज उससे जुड़ा होता है। रात का वक्त, मल्होत्रा विला।
ज्योति दूध का गिलास टेबल पर रखते हुए बोली, कृष जल्दी से दूध पियो और सो जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है। कृष हाथ में बॉल लेकर दीवार पर मारते हुए कैच कर रहा था। बिल्कुल नहीं मॉम, दूध नहीं, आप इसे ले जाओ अपने साथ, चुपचाप से दूध पियो। वैसे भी दिन ब दिन तुम्हारा दिमाग कमजोर होता जा रहा है। ज्योति ने देखा वो अभी भी उसकी बात नहीं सुन रहा था। ज्योति ने आकर उसके हाथ से बॉल छीन लिया। कृष, आई एम वार्निंग यू। बहुत हो गए तुम्हारे नखरे। जब तक ये दूध फिनिश नहीं करोगे मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मॉम प्लीज, दूध नहीं। आई हेट मिल्क। मैं कोई बच्चा थोड़ी न हूँ। अगले साल मैं 18 का हो जाऊंगा। ज्योति ने उसकी बॉल छीनकर दूर फेंकी और दूध का गिलास उसे पकड़ा दिया। कृष की एक नहीं चली और दूध का गिलास उसे पूरा खत्म करना पड़ा। अब कहीं जाकर ज्योति ने एक गहरी सांस ली। चलो अब चुपचाप से जाकर सो जाओ, कोई गेम नहीं खेलना अब। ज्योति के वार्न करने पर कृष चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया। ज्योति ने कमरे की लाइट्स ऑफ की और अपने कमरे में लौट आई। आकाश किसी से फोन पर बात कर रहे थे। ज्योति के आते ही उन्होंने फोन काट दिया। ज्योति अंदर आते हुए बोली, अभी अभी कृष को समझा कर आई हूँ। अब क्या आपको भी समझाना पड़ेगा? मतलब क्या है तुम्हारा? आकाश ने कहा तो ज्योति ने टेबल की तरफ देखने का इशारा किया। दूध का गिलास देखकर वो समझ गए उसका इशारा किस तरफ है। आकाश ने दूध का गिलास खत्म किया और ज्योति की ओर देखकर कहा, अब खुश? ज्योति मुस्कुरा दी। वो खाली गिलास लेकर कमरे से बाहर चली गई। आकाश का फोन एक बार फिर से बजने लगा।